Hello dear students, today we are going to start our exercise questions. Okay, तो चैप्टर फिफ्थ के 11th क्लास के फिजिक्स के कुछ सॉल्व क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे आज, जिन्हें आप करके नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो लुक एट द क्वेश्चंस। बिफोर टू स्टार्ट द क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूले जो आपको याद हो जाने चाहिए, जैसे कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है, और आपका फोर्स का फॉर्मूला, ये आपको याद होने चाहिए। और फोर्स के हमने अब तक कितने फार्मूले याद कर लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फोर्स का हमने एक फार्मूला ये याद किया था dp/dt, एक फार्मूला हमने याद कर लिया ma, और एक हमने यहाँ रिजल्टिंग फोर्स से निकाला था, जिसे k डेल एक्स डेल एल, या आने वाली क्लासेस में k x माइनस से भी देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले हमने याद किए हैं। तो और इससे पहले हमने इक्वेशन मोशन याद कर रखी तीन, v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजकल टू 2as। ये आपको याद होने चाहिए आपकी कैलकुलेशंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के क्वेश्चंस को कह रहा है कि एक कार है जिसका मास 1000 kg है, जो मूव कर रही है एक स्पीड वेलोसिटी से, जिस पे आप क्या लगाते, एक फॉरवर्ड फोर्स लगाते। मतलब मान लो कि गाड़ी चल रही थी, तो आगे की तरफ एक फोर्स लगाया है 1000 न्यूटन, मतलब 1000 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया जी, ठीक है। इंजन ने लगाया है, मतलब गाड़ी ने जैसे रेस दी, इंजन ने लगा दिया। और फोर्स ऑफ 500 न्यूटन बैकवर्ड लगा, मतलब 500 न्यूटन गाड़ी के जो टायर से उन्होंने फ्रैक्शन के थ्रू अपने आप को बैकवर्ड में लगा लिया, ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। तो आफ्टर 10 सेकंड के बाद हमें वेलोसिटी चाहिए। तो m हमारे पास गिवन है, हमने kg से पहचान लिया, ये m है। मीटर पर सेकंड से हमने इसे पहचाना, ये क्या है, स्पीड। अब ये v है, u है, जैसे कि दो तरह की स्पीड होती है, v और u। तो हमने देखा है कि क्वेश्चन में बताया गया है कि पहले चल रहा था, तो ये u है, तो हमने u लिख दिया। हमें टाइम यहाँ 10 सेकंड से पता चला t है। अब हमें v चाहिए, क्या चाहिए, v। 10 सेकंड के बाद ये v है ना कि u, तो v कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर मैं v चाहूँ तो v निकालने के लिए मेरे पास तीन इक्वेशन मोशन है, साथ के साथ मेरे पास क्या है, जैसे कि तीन इक्वेशन मोशन में से मैंने ये वाली डिसाइड कर ली, इस वाले से कर लेता हूँ। तो मेरे पास u है, हाँ है सर, t है, हाँ है, a नहीं है। a नहीं है तो a को निकालना पड़ेगा। तो a को मैं गया, मुझे पता फोर्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है, फोर्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो a इजकल टू, जैसे कि फोर्स होता है क्या, F इजकल टू एम में होता है ना बच्चों। तो a इजकल टू कितना हो जाएगा, F बाय, मतलब F बाय m कितना हो जाएगा, a। तो a निकाल दूंगा, a निकल जाएगा, तो v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो v, u की वैल्यू है ही, a की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, और t की भी है, तो मेरा v कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वही किया गया है, पहले ये निकाला, फिर टोटल फोर्स निकाला, कि जैसे कि बॉडी में 1000 तो लग रहा था आगे की तरफ न्यूटन, और 500 लग रहा था पीछे की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर कैलकुलेशन, तो ये जो फोर्स है इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होकर एक नेट फोर्स आएगा जो 5500 होगा। उसे फिर एक्सलेशन निकालने के लिए काम कर लेंगे, मास, फोर्स बाय मास, तो एक्सलेशन भी निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप हो गया होगा। अगर आप पे क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आप दोबारा से इसे वीडियो को रन करके देखिए, ठीक है। अब बात कर रहा है, एक बुलेट है जिसका मास 0.4 kg, kg से पता चल गया क्या है, m, मैंने m लिख दिया। कह रहा है कि इनिशियल स्पीड 90 मीटर पर सेकंड है, तो मतलब ये इनिशियल है तो u है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, वुडन ब्लॉक है जो स्टॉप किया जा रहा है आफ्टर 10 सेकंड। स्टॉप करने का मतलब है v कितना हो जाएगा, 0। मतलब तो वर्ड में कभी अगर स्टॉप मिले इनिशियली तो वी यू 0 होता है, और फाइनली स्टॉप हो तो आपका v 0 होता है। तो ये भी मुझे क्लियर हुआ, इसने यहाँ लिखा हुआ है v इजकल टू 0। अब कह रहा है कि एवरेज रेजिस्टिव फोर्स निकाल दीजिए। तो ये मेरे पास गिवन क्वांटिटीज़ है, मैंने यहाँ लिख दी है। डिस्टेंस को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, सेंटीमीटर में थी। सर सेंटीमीटर में क्यों यूज़ नहीं कर रहे, देखो यहाँ भी एसआई यूनिट है, ये मीटर पर सेकंड, ये भी एसआई यूनिट है, तो 0 तो अपने आप में यूनिट ही है। सेंटीमीटर मीटर में, यहाँ मीटर में या सेंटीमीटर, तो ऐसा नहीं रख सकते हम लोग, तो हम लोग मीटर में ही लेके आएंगे। तो मीटर के लिए बहुत इजी होता है, 60 को हटा के 70 को हटा के कितना डाल दो, 10⁻²। अब 10⁻60 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 0.6, क्योंकि 100 डिवाइड करने चला जाएगा। तो अब हमें चाहिए आपको फोर्स। तो फोर्स क्या होता है आपका, बेसिकली
m इंटू ए। m हमें दे रखा है, ये रहा, a चाहिए, तो a हम कहाँ से निकाल लें? अगर हमारे पास v भी है और u भी है तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हुए अपना एक्सलेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सलेशन जैसे निकला, मास के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि एक फोर्स है 72 डायंस, ये डायंस में दिया हुआ है, तो डायंस को न्यूटन में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो कितना होता है 10⁻⁵, इससे लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो अब देख लेते हैं वैसे डायन में कन्वर्ट करे ना करे या इसी में रहने दे। तो इसने कन्वर्ट नहीं किया है, नीचे दिख रहा है। कह रहा है कि एक्सलेशन निकालिए जब मास का वेट कितना है 9 kg, 9 ग्राम। अब क्या है कि इस एक तो ये है कि सभी चीज़ों को एसआई में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे कि इसने नहीं की है, तो ये इसका तरीका है। अदरवाइज़ आप 99% क्लियर रहेंगे जब आप सभी को एसआई में यूनिट में क्लियर करेंगे। या अगर आपको आंसर दे रखा है तो यूनिट देख लीजिए कौन सी है, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये तो यूनिट सर वो है आपकी सी जी एस, जिसमें मीटर सेंटीमीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, न्यूटन डायन में होता है, और ग्राम में होता, किलोग्राम ग्राम में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने किया, हमने एम को पहचान लिया, एफ़ को पहचान लिया, 72 डायन है। थीटा मतलब है कि मान लो कि ये फोर्स है एफ़, तो ये 72 डायंस इस यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहे हैं, कितना 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री बना रहे, तो इस एफ़ के दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, जैसे कि हमें पता है ये थीटा है, तो सामने वाली चीज़ ये थीटा है, तो सामने वाली चीज़ क्या होगी, परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या बनेगा, बेस। तो आपको पता है कि एफ एक्स बेस कितने इक्वल होता है, हॉरिजॉन्टल इनटू कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल में एफ आ जाएगा यहाँ से, तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू दी हुई है 60, डाल देंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी। फिर मास इंटू एक्सलेशन करके एक्सलेशन की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ पर दिखाया हुआ था कि एक्सलेशन आपको चाहिए, तो एक्सलेशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एक स्कूटरिस्ट है जो मूव कर रहा है स्पीड किस पे 36 किलोमीटर पर आवर। वो अचानक एक चाइल्ड को देखता है, जो क्या है, स्टैंड कर रहा है मिडल ऑफ द रोड के बीचों बीच। तो ही अप्लाइज द ब्रेक, उसने ब्रेक लगा दी, एंड ब्रिंग द स्कूटर रेस्ट इन 5 सेकेंड। इसका मतलब वी हमारे पास कितना है, 0, जो यहाँ लिखा हुआ है। टाइम कितना हमारे पास 2 सेकेंड, और यू कितना हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर पर सेकेंड। मतलब 30 को हमें 5/36 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी ट्रिक का यूज़ करते हुए, जैसे भी आपको आता है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। वी मुझे पता चल गया था, ब्रिंग टू एक्स से समझ में आया कि 0 होगा। ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से u + at, तो इससे ए कितना निकल जाएगा, ए निकलेगा v - u/t। तो मैंने यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लिया है। बाद में मुझसे फोर्स पूछा है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन करके मैंने फोर्स का कैलकुलेशन ले लिया है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बस है जो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, तो इसका मतलब u कितना होगा, 0। ठीक है, रेस्ट है, u 0 रहेगा। ठीक है, जैसे u का वैल्यू कितना डाला हुआ है, 0। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन लगा हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो एक्सलेशन लग रहा है, और ये कह रहा है यूनिफॉर्मली का मतलब ये कांस्टेंट है, ये इतना ही रहेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ना ये बढ़ेगा या ना ये घटेगा। तो एक प्रकार से कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? ओके। और 10 सेकंड में जो है स्टोन को ड्रॉप किया जाता है आउट ऑफ द विंडो। मतलब बस चल रही है तो 10 सेकंड में बस 10 सेकंड में, जैसे कि मान लो u 0 था, तो 10 सेकंड में जो भी स्पीड आ जाएगी उस स्पीड पे स्टोन को फेंक दिया जाएगा नीचे विंडो से। तो स्टोन पे कौन सी वेलोसिटी होंगी, तो स्टोन के पास 2 वेलोसिटी होंगी। जैसे स्टोन को फेंकेंगे चलती बस में, तो 2 वेलोसिटीज़ में ब्रेक होगा। मेनली तो स्टोन ऐसे जाएगा, ठीक है, जैसे बस चल रही होगी तो स्टोन ऐसे जाएगा तो 2 वेलोसिटी ब्रेक होंगे, एक Vx और एक Vy। तो हमें आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्टोन को फेंक दिया है, जो बस की हाइट है, मतलब नीचे से ग्राउंड की जो हाइट है वो 2 मीटर है। ठीक है जी, तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, एक्सलेशन जो होगा स्टोन पे 10.2 सेकंड के बाद कितना होगा। तो देखिए, इसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो ये वाली होगी v। तो ये 2 पार्ट से बनेगी, Vx और Vy। अब Vy और Vx का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, Vx² + Vy का स्क्वायर का रूट।
तो वी एक्स निकालो फिर वी वाई निकालो। तो निकाल लेते हैं, जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट निकालेंगे तो वी यू प्लस ए टी, तो ए का वैल्यू दे रखा है 4, यू का वैल्यू 0 और टी का वैल्यू 10, तो ये आ गया वी। तो 10 सेकंड बाद जब फोर्स को फेंका, मतलब स्टोन को फेंका गया होगा, तो स्टोन पे एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? वो 40 मीटर से मतलब उसे ड्रॉप किया गया, बट उसमें ऑटोमेटिकली स्पीड आ गई थी बस के कारण या फिर इनर्शिया के कारण 40 मीटर पर सेकंड। ओके, फिर ऐसे वी वाई का इक्वेशन बनाया। वी वाई का इक्वेशन कितना होगा, यू वाई प्लस में ए वाई टी। तो यू वाई कितना था, जब यू एक्स का भी 0 था तो वाई का भी 0 रहेगा, तो ये 0 रहेगा 1/। अब ए वाई कितना था, तो देखिए जब किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो एक्सलेशन कितना लगता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ का लगता है, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा आपका, 0.2 सेकंड, क्योंकि आपको ये 0.2 सेकंड निकालना पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालेंगे आप, ऐसे निकालेंगे, जो मोशन है जैसे कि आपको पता है कि 10.2 सेकंड में वो नीचे आ गया था, 10 सेकंड बाद उसे फेंका गया था, तो कितना आया था 0.2। तो इसे निकाल के आप यहाँ डाल देंगे तो आपके पास वी भी निकल के आ गया। वी एक्स और वी वाई का स्क्वायर कर लेंगे तो इसके साथ रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकल के आएगी। तो मतलब ये वाली वेलोसिटी थी 40.04, ये वाली वेलोसिटी थी 4 और ये वाली वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर आगे चलते हैं कि एक्सलेशन क्या होगा। तो देखिए जब बस को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमेशा चलाया जा रहा है तो इसका मतलब एक्सलेशन जो ऑब्जेक्ट पे लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी, 0, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, क्योंकि कांस्टेंट है, चेंज ऑफ स्पीड भी कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड के इक्वल रहेगी हमेशा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, सभी को पता है 10 होगी, क्योंकि नीचे किसी चीज़ को फेंका जाता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पे कह रहा है 2 फोर्स दे रखे हैं, ठीक है जी, 2 फोर्स देख रहा है, एक मास पे लगे हुए कितने एंगल से, 60 डिग्री से, ठीक है। तो जैसे ये मास हो गया, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक ये और एक ये, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इसकी कैलकुलेशन हम लोगों को लेनी है, तो देख लेते हैं कैसे लेंगे। तो फिर उसके बाद क्या बताना है आपको, एक्सलेशन बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, कवर्ड वेलोसिटी बतानी है। तो एक्सलेशन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एम में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एम में जब आप निकाल लोगे तो एफ़ का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एफ़ का वैल्यू देखिए बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों सर, क्योंकि जो कोई ऑब्जेक्ट होगा उस पर अगर 2 फोर्स लग रहे होंगे तो वो 2 फोर्स एक रिजल्टेंट बना रहे होंगे, ये F1 और ये F2। तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या खुल जाएगा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F cos थीटा। ये चीज़ें आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ ली हैं, आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ी नहीं है, अदरवाइज टीचर ने पढ़ाई गई है। ये ए प्लस बी के उससे पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो फोर्स निकल के आ जाएगा, फिर यहाँ से ए निकाल दोगे, ए निकल जाएगा तो इक्वेशन फर्स्ट में डाल दोगे तो आपका एक्सलेशन से आपका वी भी निकल जाएगा। अगर आपका वी और ए निकल जाए तो आप डिस्टेंस की इक्वेशन सेकंड को ले सकते हैं और आप अपनी पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पहले हमें एक्सलेशन चाहिए थी तो फोर्स निकाल लिया, फोर्स निकाल के उसे मास से डिवाइड कर लिया, फिर इक्वेशन मोशन से यू प्लस ए टी से आपने वी को निकाल लिया और एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर से आपने एस को निकाल लिया। तो यहाँ से कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की तरफ चलते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है और वो फ्रैक्शनलेस प्लेन पे है, वो स्ट्रक करता है एक जेट रिलीजिंग वाटर से, मतलब बहुत तेज पानी चल रहा है 1 kg मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये m है, इज इट क्लियर, स्ट्रक कर रहा है 1 kg मीटर पर सेकेंड पानी से। तो इस 1 kg मीटर पर सेकेंड को क्या लिखूँ, ये क्या चीज़ होगी, तो ये देखो समझ में यहाँ से आता है यूनिट से। kg मतलब मास होगा, ये पर सेकंड का मतलब है कि ऐसे लिख सकते हैं हम 1 kg डिवाइडेड बाय सेकंड। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला बनाऊँ तो ये मास kg से पता चला और सेकंड से पता चल रहा है ये क्या है, टाइम। तो ये मास बाय टाइम का वैल्यू मुझे गिवन है, इज इट क्लियर, मास बाय टाइम का वैल्यू गिवन है। ओके, स्पीड ये दे रहा है कि क्या है कि इनिशियली एक्सलेशन निकालिए, तो एक्सलेशन कितना होगा, फोर्स बाय एम। ओके, फोर्स कितना होगा, तो फोर्स को निकालना पड़ेगा, तो फोर्स कितना होगा, देखिए अब यहाँ डी पी अपॉन डी टी का फॉर्मूला हम लोगों ने लिया, एफ इजकल टू डी वी अपॉन डी टी, और फिर इसमें एम वी को पी इजकल टू एम वी, पी इजकल टू जो एम वी होता है वो पुट किया। इसके बाद ये फॉर्मूला कैलकुलेट होने के लिए तैयार हो चुका है आपका। अब आगे देखते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि एफ इजकल टू वी डी एम अपॉन डी टी।
अब देखिए dm/dt बच्चा नहीं निकाल पाता क्या है, कैसे है, क्यों है। तो आप देखिए जो 1 kg/s है वो कैसे लिखा हुआ है, मास अपॉन टाइम। तो ये मास अपॉन टाइम ही तो लिखा है dm/dt, चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसे मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। 1 को v मुझे ऑलरेडी दे रखा था, तो 5 न्यूटन आ गया। 5 न्यूटन को जैसे ही 2 से डिवाइड किया तो आपका एक्सलेशन आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा। तो समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को आगे पीछे करके देखिए। अब है 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मास है m जो x एक्सिस के अलोंग चला हुआ है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स उसके ये हैं x, 80² एक्सेट्रा। तो अब इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको। देखिए ए बी कॉन्स्टेंट है कोई भी, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, मतलब एफ निकालना है। तो एफ कितना होगा, मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन कितना होगा, एक्सलेशन होगा dv/dt। तो पहले आप dv/dt कितना होगा, तो dv मतलब dv कितना होगा, dv कितना होगा, dv होगा dx/dt। तो पहले dv का वैल्यू निकालोगे dx/dt, उस v को निकालने के बाद आप इस वाले में रखोगे, उसे डिफरेंशिएट करोगे, फिर a आएगा, a को यहाँ रखोगे। तो ये आपकी कैलकुलेशन के मेथड्स हो गए हैं, देख लेते हैं। ये x हो गया, ये आपका वेलोसिटी v हो गया, v निकाल दिया इसे डिफरेंशिएट करने के बाद। और इसे डिफरेंशिएट करने के बाद किससे, एक्सलेशन से दोबारा से टाइम में डिफरेंशिएट किया, एक्सलेशन आई, और एक्सलेशन के बाद आपका फोर्स आया। तो ये क्वेश्चंस थे हम लोगों ने जो ट्राई किए हैं। ये बाकी जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप लोगों को, ये आपको अपने सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके हमें देने हैं। ये इनकी हिंट भी है साथ के साथ, अगर आप वीडियो को पॉज करके देखोगे तो ये इनकी हिंट है। किसी क्वेश्चन में अगर आप अटकते हैं तो इन हिंट की हेल्प से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं। तो आई होप यहाँ का होमवर्क आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास इम्पल्स। क्या आता है, इम्पल्स। टॉपिक है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है, देखो इम्पल्स मतलब इसे जे से सिंबल से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जे से फॉर्मूला होता है इसका फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम को क्या कहते हैं आप लोग, इम्पल्स। कि फोर्स किसी चीज़ पे कितने टाइम के लिए लगता है उसे इम्पल्स कहा जाता है। और ये सेम फीलिंग आपको आएगी मोमेंटम में। फोर्स किसी टाइम पे लगता है। अब जो इसकी यूनिट होगी वो kg/s होगी। अब यही मोमेंटम की होती है, p = मास इंटू वेलोसिटी, kg/s। तो जो चीज़ आपको यहाँ फील हो रही है मोमेंटम में, वही आपको इम्पल्स में फील होगी। तो सर ये इम्पल्स और मोमेंटम सेम है, यहाँ सेम ही है मेरे अकॉर्डिंग। तो देखिए मैं कहूँगा समझने के लिए तो एकदम क्लियर है, पर फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई बॉल है, नीचे आके धरती पे गिरेगी, तो गिरेगी तो यहाँ एक टप्पा लेगी, टप्पा लेने के बाद ऊपर जाएगी। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए बाउंस बैक या रिएक्शन फोर्स लगेगा कुछ समय के लिए, जिससे कि बॉल अब ऊपर जा रही होगी। तो ये इम्पल्स कहलाया जाएगा, ना कि आपका मोमेंटम। हाँ, ये बॉल ऊपर जाके नीचे से ऊपर आ रही है, ये मोमेंटम है। बट यहाँ कुछ देर के लिए जो बाउंस बैक में इसके ऊपर फोर्स लगा है वो इम्पल्स से कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि मोमेंटम से। इज इट क्लियर आपको। जैसे कि कोई गाड़ी है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से ठुकती है, पीछे से ठुकती है, तो जब ठोक रही थी एक दूसरे को तो ये फोर्स लगा रही थी कुछ समय के लिए, तो ये आपके इम्पल्स माना जाएगा। इज इट क्लियर। तो देखिए यहाँ पर इम्पल्स का फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसे टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। मैं कह रहा था मोमेंटम के एकदम इक्वल होगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन याद करना है आपको। इम्पल्स होता है जो टोटल इफेक्ट होता है किसी भी फोर्स का, जब वो किसी शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी फाइनाइट चेंज के मोमेंटम पे लगता है। तो जैसे मैंने दिखाया, तो इतना ही डेफिनेशन आपको याद करना है। तो अगर इम्पल्स आपसे पूछा जाता है, आपको डेफिनेशन लिखनी है 2 लाइन की, ये फॉर्मूला लिखना है। इज इट क्लियर। और सर ये जो लिखा हुआ है ये आपको याद करना है। ये फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, J = फोर्स इनटू टाइम। बट ये छोटा सा इम्पल्स कितना होगा, छोटा सा इम्पल्स होगा फोर्स इनटू छोटे से टाइम के बराबर। तो ये फॉर्मूला वहाँ से बना दिया चेंज के लिए। इज इट क्लियर। इसके बाद इसकी लिमिट्स को सेट किया T1 T2 पे, और कुछ आपके लिए ज़्यादा यहाँ याद करने के लिए है नहीं। इसके बाद जो आपके याद होगा कि डायमेंशन क्या होगी, तो इसकी डायमेंशन आप निकाल लेंगे किससे, फोर्स इनटू टाइम के फॉर्मूले से निकाल लीजिए। ये जो मोमेंटम का डायमेंशन वो इसका सेम रहेगा। इम्पल्स की यूनिट हो गई SI CGS यूनिट हो गई। तो ये आपको याद रखना है। तो इम्पल्स के बारे में कोई पूछे और यहाँ तक बाकी कुछ याद करना नहीं, बाकी कुछ याद नहीं करना, ये याद नहीं करना। तो आपको इम्पल्स का डेफिनेशन 2 लाइन से याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, डायमेंशन यूनिट और CGS यूनिट। और क्वांटिटी कैसी होती है सर, ये क्वांटिटी नहीं लिखा हुआ, तो ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों सर,
देखो फोर्स का टाइम से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इससे खुद ही पता चल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी होगी। दूसरा मोमेंटम कैसी क्वांटिटी थी, दूसरा यहाँ से याद होगा, वो भी वेक्टर क्वांटिटी थी। तो ये यहाँ से हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ बने, ठीक है ना, फोर्स और टाइम का ग्राफ बने, तो फोर्स और टाइम का ग्राफ बने तो जो स्लोप होगा, कैसा भी स्लोप हो, उसके नीचे का जो एरिया है वो कुछ कैलकुलेशन देगा, देगा नहीं देगा, तो वो कैलकुलेशन देगा जो एरिया की होगी, किसकी होगी, एरिया की। अब जो एरिया की कैलकुलेशन होंगी वो किसको देंगी, आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे, फोर्स इनटू टाइम को। ये कैलकुलेशन आप पहले भी कर चुके थे कि जैसे कि आपने वी और टी का ग्राफ लिया था, जब कोई ग्राफ बनाया तो उसके अंदर जो एरिया निकाला था उसे एस की कैलकुलेशन कहा था, ठीक है। और ऐसा ही जब आपने ए और टी का कोई ग्राफ मतलब लाइन बनाई स्लोप, उसके नीचे का एरिया निकाला था उसे आपने वेलोसिटी का वैल्यू कहा था। तो उसी हिसाब से, उसी कॉन्सेप्ट से मैं ये कह सकता हूँ इसका जो एरिया होगा वो क्या देगा, इम्पल्स देगा। इज इट क्लियर। और ये एक कांस्टेंट फोर्स के कारण ग्राफ क्रिएट किया मैंने। इसे याद करना है सर, हमें इसे याद नहीं करना, हमें बस ये याद रखना है कि इसका एरिया हमें इम्पल्स देगा। इज इट क्लियर। ऐसे ही ये वेरिएबल फोर्स के साथ बनाया कि फोर्स घटा बढ़ा तो इसके नीचे एक एरिया क्रिएट हो गया येलो पार्ट में, तो ये एरिया क्या देगा आपको, इम्पल्स देगा, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि लिमिट से, जो लिमिट होंगी T1 से T2, जो अभी हमने जस्ट याद किया। इज इट क्लियर। ओके, तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं इसे। अब आगे देख लेते हैं। आगे कुछ एप्लीकेशंस है जो इसकी याद करनी है आपको। एप्लीकेशन से जो याद करनी है, जैसे कि सर एक क्रिकेटर जो होता है वो लोअर हैंड जो उसका होता है उसे कैच करता है, तो कैच करते वक्त बॉल को धीरे धीरे स्लोली पीछे की तरफ लेता है क्योंकि ड्यू टू इम्पल्स। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा सर, क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये लाइन लिखी होगी और इसके बाद रीजन देना होगा वाई। तो आप इसमें लिख सकते हो ड्यू टू इम्पल्स। तो इम्पल्स के कारण वो बॉल को कैच करता है और रिसीव करता है स्लोली स्लोली, ठीक है। तो ऐसे ये है, एक पर्सन है जो फॉल करता है किसी सर्टेन हाइट से, रिसीव करता है इंजरी को। तो व्हेन ही फॉल द सीमेंटेड फ्लोर, और जब वो करे एक मतलब रेत के ढेर पर, तो क्या होगा, दोनों में अंतर है, तो इसका अंतर को कैसे लिखोगे, तो ये वाई में पूछा जाएगा। वाई लास्ट में वाई लिखा होगा, स्टार्टिंग में वाई लिखा होगा, तो इस आंसर को कैसे देंगे, पूरी लाइनों को एडजेक्टिव लिखेंगे, बिकॉज लगा के लिख देंगे। ड्यू टू द इम्पल्स, ड्यू टू द इम्पल्स क्या, ड्यू टू द इम्पल्स जो सीमेंटेड रोड तो होता है वो बहुत कम समय में बहुत बड़ा फोर्स लगा देता है हम लोगों के ऊपर, और जो सैंड मतलब रेत वाला होता है वो कम फोर्स लगा पाता है, जिसके कारण फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो सीमेंटेड रोड पे होते हैं, ना कि इस वाले रोड पे। ऐसे ही आपके पास ये है, ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं सॉकर्स के साथ। क्यों, क्योंकि सॉकर्स जब गाड़ी किसी पे गिरती है तो कुछ समय के लिए फोर्स मारता है ऊपर की तरफ, ताकि जो बॉडी है वो उसका फोर्स धरती पे ना लगे और हमें एक झटके ना लगे। तो सॉकर भी ड्यू टू द इम्पल्स पे काम करते हैं। ये बफर जो होते हैं बग्स में, जो ट्रेन्स में वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो भी जर्क ड्यूरेशन, मतलब एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन से जोड़ते वक्त एक यहाँ पर जॉइंट लिया जाता है, ताकि यहाँ पर एक फोर्स जो है उसका टाइम बढ़ाया जा सके, ताकि इम्पल्स को बढ़ाया जा सके। तो ये कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी। ऐसे ही ये है, तो इन कोई क्वेश्चनों के आंसर में आपको लिखना है वाई, वाई का आंसर लिख दोगे आप ड्यू टू इम्पल्स। तो इतना क्लियर हो गया, फोर्स फार्मूला क्लियर हो गया, इसे मोमेंटम के फार्मूले में भी लिख दिया है इसने, एफ इंटू टी। और ये एरिया के लिए लिख दिया कि अगर इंटीग्रेशन करना पड़े। अब कल की वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की, आगे वाले टॉपिक की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।